तो अभी हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सभी को। मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि वीडियो जो है वो आगे प्रमोट होगा और लोगों को भी पता चलेगा ना कि भाई हम लोग वीडियो लेक्चर लाइव ले रहे हैं। ठीक है, तो यही आप मेरे लिए एक ही चीज़ कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जिससे कि इस चैनल को बूस्ट अप होने में थोड़ी हेल्प होगी। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मांग सकता मैं आप लोगों से। ठीक है, आगे का डिस्कशन करते हैं। चलो, तो वन बाय वन हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों से क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आंसर आप लोगों से एक्सपेक्टेड रहेंगे। ठीक है, लास्ट इसमें हम लोगों ने कुछ यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कस करे थे जो कि हम अभी फिर से डिस्कस नहीं करने वाले हैं। वो लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहला एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे प्री सिनेप्टिक फाइबर ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आर, बताइए। तो आंसर आप लोगों से एक्सपेक्टेड है, बताइए। प्री सिनेप्टिक फाइबर जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो है उसको क्या बोलते हैं? आर थोरैसिक इन ओरिजिन, सैक्रल इन ओरिजिन, लंबर इन ओरिजिन या थोरैको लंबर इन ओरिजिन। इसकी ओरिजिन के बारे में पूछा हुआ है। प्री सिनेप्टिक फाइबर जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, उसके ओरिजिन के बारे में पूछा है। ओरिजिन क्या है? डी बोल रहे हैं, वेरी गुड। एमएसटी, सीटी, पीसीएम भी डी बोल रहे हैं। ठीक है, गैजन गेमिंग भी डी बोल रहे हैं, वेरी गुड। तो थोरैको लंबर इन ओरिजिन हमें पता है T3 से लेके L2 तक, L3 तक होता है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं थोरैसिक और लंबर के बीच में होता है T2 to L3। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा प्री सिनेप्टिक फाइबर होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी में इमरजेंसी कंडीशन में एक्ट करता है। ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में एक्ट करने वाला ये नर्वस सिस्टम के जो हमको 22 पेयर्स ऑफ ये दिखते हैं गैंग्लिया, ये दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं और ये थोरैको लंबर इन ओरिजिन होता है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं ये जो गैंग्लिया दिखते हैं हमको, ये स्पाइनल कॉर्ड है मान लो, तो दोनों साइड में ऐसे गैंग्लिया के पेयर दिखते हैं, पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नर्व होता है ना, इसको प्री सिनेप्टिक नर्व बोलते हैं, क्योंकि देखो सिनेप्स के पहले वाला नर्व, ये गैंग्लिया के साथ जो सिनेप्स है उसके पहले वाला नर्व, तो गैंग्लिया के साथ जो सिनेप्स है उसके पहले वाला नर्व उसको प्री सिनेप्टिक बोलते हैं। और ये किसका है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का है, इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है। तो ये T2 से L3 होता है। ठीक है, हाँ चलो, वेरी गुड। ओंकार, हाँ ओंकार, ठीक है। गैजन गेमिंग, अब आप लोग ऐसे नाम रखते हो तो मेरे को चलो अच्छा है, आप लोग नाम बताते हो। चलो नेक्स्ट, ओंकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। प्री सिनेप्टिक फाइबर्स ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आर। तो ये अब प्री सिनेप्टिक फाइबर हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का देखा, अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का प्री सिनेप्टिक फाइबर जो है वो थोरैको लंबर ओरिजिन का होता है, क्रैनियल आउटफ्लो इन ओरिजिन, सैक्रल आउटफ्लो इन ओरिजिन या बी एंड सी, बताइए। क्वेश्चन 2, प्री सिनेप्टिक फाइबर जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का वो कैसा ओरिजिन का है? डी बोल रहे हैं, बी एंड सी, ओंकार और बाकी लोग। तो आंसर इसका सही है, डी है, डी। ठीक है श्वेता, आंसर जो है वो डी है। डी आंसर क्या होता है बेसिकली यहाँ पे कि ये क्रैनियल ओरिजिन का भी और सैक्रल ओरिजिन का भी है। देखो क्रैनियल में कौन कौन सी नर्व है? क्रैनियल में नर्व है यहाँ पे 3, 7, 9 और 10, ये क्रैनियल नर्व है। ठीक है, 3, 7, 9, 10। ठीक है, यहाँ पे 2, 3 और 4 ये सैक्रल नर्व है। ठीक है, ये सैक्रल नर्व है। तो क्रैनियल और सैक्रल आउटफ्लो का ये नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें से हमारे कुछ नर्व, कुछ प्री सिनेप्टिक जो नर्व होती है वो निकलती है क्रैनियल ओरिजिन से और कुछ प्री सिनेप्टिक नर्व निकल के आती है सैक्रल ओरिजिन से। तो इसको हम बोलेंगे क्रैनियल सैक्रल आउटफ्लो। ठीक है, क्रैनियो सैक्रल आउटफ्लो बोलते हैं इसको, क्रैनियो सैक्रल आउटफ्लो। ठीक है, क्रैनियो सैक्रल आउटफ्लो बोला जाता है। ठीक है, तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए, इसके बाद ये भी याद होना चाहिए। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर एसेलरेट्स, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर क्या एसेलरेट करती है? देखो हमने पढ़ा था दो टाइप के नर्व फाइबर होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जनरली हम देखते हैं सिंपैथेटिक नर्व फाइबर किसी ना किसी चीज को स्टिमुलेट करती है, एसेलरेट करती है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर भी एक चीज को एसेलरेट करती है। कौन सी वो चीज है जिसको एसेलरेट करती है? पेरिस्टालसिस, सिक्रीशन ऑफ गोनैड ग्लैंड, या हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, या रेट ऑफ हार्टबीट। देखो हमने पढ़ा था दो टाइप, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, याद है?
ठीक है। सिंपैथेटिक में हमने देखा था सारी एक्शन को स्टिमुलेट करता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, ठीक है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, ऐसी सारी मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ जाती है, मसल स्ट्रेंथ, मसल एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें बढ़ती है, लेकिन एक चीज जो है वो घटती है, ठीक है। दो चीजें हैं जो घटती है, यहाँ पे सारी चीजें घटती है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ये आपका हार्ट रेट डाउन होता है, ब्रीदिंग रेट डाउन होता है, मसल एक्टिविटी डाउन होती है, लेकिन दो चीजें बढ़ जाती है। वही पूछा है कि कौन सी वो चीज है जो एसेलरेट होती है बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में वो कौन सी चीज है जो डाउन होती है, ठीक है। हाँ, फ्री फायर शॉट्स, हेलो एवरीवन, हेलो भाई, ठीक है। हाँ, तो श्वेता ने ए बोला है, और कोई आंसर देना चाहेगा? श्वेता ने ए बोला है, और बताइए, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। ए सही आंसर है, ए सही आंसर है। देखो, डाइजेशन, डाइजेशन और क्या होता है, एक्सक्रीशन, मिक्चुरेशन, ये बढ़ जाता है। तो आप बोलोगे डाइजेशन इंप्रूव होता है, डाइजेशन एसेलरेट होता है, और दूसरा क्या एसेलरेट होता है, मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन ये एसेलरेट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों चीजें क्या हो जाती है, ये एक तरीके से इसकी स्पीड कम हो जाती है, डाइजेशन स्लो हो जाता है, मिक्चुरेशन स्लो हो जाता है, मतलब एक तरीके से रुक जाता है। तो डाइजेशन यहाँ स्टॉप हो जाता है सिंपैथेटिक में, और दूसरा हम बोलते हैं मिक्चुरेशन भी स्टॉप हो जाता है। तो देखो, ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है, अपोजिट है, ठीक है। सिंपैथेटिक में ये सारी चीजें बढ़ती है, तो ये सारी चीजें घटती है, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक में। फिर सिंपैथेटिक में हम देखते हैं डाइजेशन और मिक्चुरेशन जो है वो स्लो डाउन होता है या स्टॉप हो जाता है। वहीं पे पैरासिम्पैथेटिक में डाइजेशन या मिक्चुरेशन क्या होता है, वो फास्ट हो जाता है। जब आप शांत बैठे होते हो तो आपको एक तरीके से आपके बॉडी का डाइजेशन फास्ट हो रहा होता है, मेडिटेशन कर रहे होते हो ऐसे टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा मिक्चुरेशन मतलब प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ यूरिन, ये भी मतलब सुसु लग जाती है ना, ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सिंपैथेटिक फाइबर्स ऑफ एएनएस। सिंपैथेटिक फाइबर्स ऑफ एएनएस, इसके लिए जो आंसर सही है वो बताओ। It stimulates the function of visceral organ by secreting epinephrine, inhibits the function of visceral organ by secreting epinephrine, stimulates the function of visceral organ by secreting acetylcholine, या inhibits the function of visceral organ by secreting acetylcholine। क्या आंसर है इसका? What is the answer? सिंपैथेटिक फाइबर जो है एएनएस के क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं विजुअल ऑर्गन के फंक्शन को, या इनहिबिट करते हैं? अब स्टिमुलेट एपिनेफ्रिन से करते हैं, या इनहिबिट एपिनेफ्रिन से करते हैं, या स्टिमुलेट एसिटिलकोलिन से करते हैं, या इनहिबिट एसिटिलकोलिन से करते हैं, बताइए। तो ओंकार सी बोल रहे हैं, स्टिमुलेट फंक्शन बाय एसिटिलकोलिन, ऐसा है, याद कीजिए अच्छे से, आपने पढ़ा हुआ है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो विजुअल ऑर्गन के फंक्शन को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट हमने ये तो पढ़ ही लिया कि देखो, हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, मसल, ये सब स्टिमुलेट हो रहा है, ठीक है, स्टिमुलेट हो रहा है। लेकिन किससे करता है, एपिनेफ्रिन से या एसिटिलकोलिन से? निर्जला ने बोला है आंसर, वेरी गुड निर्जला। निर्जला ने ए आंसर दिया है जो कि सही है, स्टिमुलेट करता है फंक्शन ऑफ विजुअल ऑर्गन बाय सिक्रीटिंग एपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन वो हार्मोन है जो कि सिक्रीट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और उससे हमारे बॉडी के फंक्शंस जो है वो इंटरनल ऑर्गन के फंक्शन स्टिमुलेट होते हैं। वहीं पे हम दूसरा देखते हैं, यहाँ पे दूसरा ये जो देखते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो एसिटिलकोलिन सिक्रीट करता है। तो पैरासिम्पैथेटिक आपका नर्वस सिस्टम क्या सिक्रीट करता है, एसिटिलकोलिन, एसिटिलकोलिन सिक्रीट करता है ये। और ये आपका सिंपैथेटिक क्या सिक्रीट करता है, ये एड्रिनलिन सिक्रीट करता है, सॉरी हाँ, एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन, एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर दिया है, वेरी गुड निर्जला। आगे, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्शन ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम इज, ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्शन ऑफ ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम। ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम यानी एएनएस का एग्जाम्पल पूछा है। एएनएस का एग्जाम्पल कौन सा है यहाँ से, पेरिस्टालसिस ऑफ इंटेस्टाइन, स्वेलोइंग ऑफ फूड, पैपिलरी रिफ्लेक्स, या नी जर्क रिस्पॉन्स। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्शन ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, बताइए क्या होगा इसका आंसर। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। ओंकार ए बोल रहे हैं, और कोई?
तो ए बोल रहे हैं ओंकार, पेरिस्टालसिस ऑफ इंटेस्टाइन। और कोई सोचो, बताइए आंसर क्या है। An example of action of autonomous neural system is peristalsis, swallowing of food, papillary reflex या knee jerk reflex। बताइए। नहीं, ठीक है, तो इसका आंसर सही है, ओमकार ने जो दिया है वही है, ए है। आंसर इज ए। ए आंसर है। पेरिस्टालसिस ऑफ इंटेस्टाइन एक तरीके से इंटरनल ऑर्गन का हमारे एक्टिविटी है। जैसे कि हम देखते हैं जो इंटेस्टाइन होते हैं उसमें एक मूवमेंट होती है, एक मूवमेंट होती है जिसको हम पेरिस्टालसिस बोलते हैं, जहाँ पे खाना आगे आगे पास होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। ऐसा ऐसा इंटेस्टाइन में ऐसी मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वाली, ये वाली, ठीक है। इसको पेरिस्टालसिस बोलते हैं, फूड आगे 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 पास होता है। तो ये पेरिस्टालसिस वाली जो मूवमेंट है ये कौन करता है, बेसिकली आपकी इंटेस्टाइन परफॉर्म करती है, और ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से कनेक्ट ये होती है, कंट्रोल होती है, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन नर्व फाइबर इज स्टिमुलेटेड इनसाइड द मेम्ब्रेन बिकम्स। जब नर्व फाइबर स्टिमुलेट होते हैं तो इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन मसल फाइबर के अंदर की मेम्ब्रेन क्या हो जाती है। तो मान लो ये मसल है आपका, तो यहाँ पे बोला है कि जब नर्व फाइबर स्टिमुलेट होते हैं तो इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, पोलराइज्ड होती है, या फिल्ड विद एसिटिल कोलिन। तो ये अंदर वाली मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, ये या पूछा है फिल्ड विद एसिटिल कोलिन या पोलराइज्ड है। बताइए। और जिसने जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, एक लाइक कर दीजिए वीडियो को जल्दी जल्दी, है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी जिसने जिसने लाइक नहीं किया है, और जल्दी से जल्दी आंसर। आंसर क्या है, अरे भाई बड़ा सिंपल आंसर है ये। जब नर्व फाइबर स्टिमुलेट होता है, डीपोलराइज्ड होता है, स्टिमुलेट होना यानी क्या होना, डीपोलराइज्ड होना। तो जब डीपोलराइज्ड होता है तो क्या होता है, बताओ। पॉजिटिवली चार्ज होती है, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पॉजिटिवली चार्ज होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, पोलराइज्ड होती है, और क्या होता है, ठीक है। किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है, मेरे को ही आंसर बताना पड़ेगा। अरे भाई ये देखो, ये पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है। जनरली पोलराइज्ड क्या होती है, बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है, अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, इसको पोलराइज्ड मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये रेस्टिंग स्टेट में होती है। पोलराइज्ड मेम्ब्रेन कौन से स्टेट में होती है, रेस्टिंग स्टेट में होती है, रेस्टिंग स्टेट। लेकिन जब कोई स्टिमुलस आता है, ध्यान देना, जब कोई क्या आता है, स्टिमुलस, तो जैसे ही स्टिमुलस आया तो यहाँ के कौन से चैनल ओपन हो जाते हैं, सोडियम। तो सोडियम अंदर की तरफ मूव करता है, अंदर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और बाहर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन। तो आप मुझे बताओ, डीपोलराइजेशन आया स्टिमुलस की वजह से और अंदर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। तो आपका आंसर क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। तो अंदर आपको पॉजिटिवली चार्ज मिलेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अंदर आपको मिलेगा। तो आंसर इज बी नहीं रे बाबा, ए होगा ना आंसर। पॉजिटिव चार्ज मिलेगा ना अंदर, सोडियम के अंदर इन्फ्लक्स होने से, सोडियम के अंदर आने से अंदर कौन सा चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। आंसर बी बोल रहे हैं एमएसटी सीटी पीसीएमबी ओमकार, नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो सबको समझ में आ गया होगा, अंदर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है जब डीपोलराइजेशन होता है, और बाहर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन जब रेस्टिंग स्टेट में होता है तो मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होती है, मतलब बाहर पॉजिटिव होता है, अंदर नेगेटिव होता है। अंदर आपका नेगेटिव है, बाहर आपका पॉजिटिव है, जब मेम्ब्रेन पोलराइज्ड, ठीक है। जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड है, स्टिमुलस आ गया है, तो बाहर नेगेटिव है, अंदर पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंडक्शन ऑफ एन इम्पल्स अलोंग एन एक्सॉन इज एसोसिएटेड विथ, ठीक है। तो जो कंडक्शन होता है इम्पल्स का, देखो ये एक्सॉन है, मान लो इस एक्सॉन में कंडक्शन हो रहा है इम्पल्स का, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मान लो यहाँ पे पहली बार स्टिमुलस आया तो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ऊपर नेगेटिव है। अब यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव है, इधर पूरा, ठीक है, पूरा पॉजिटिव है, और ये पूरा नेगेटिव है। अब इम्पल्स कहाँ पे आया है, इम्पल्स आया है यहाँ पे, इम्पल्स यहाँ पे है, यहाँ स्टिमुलस है। अब ये स्टिमुलस आगे जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ये जो कंडक्शन होगा ये किस बेसिस पे होगा, कंडक्शन रेस्टिंग पोटेंशियल के बेसिस पे होगा, क्लोराइड आयन के कॉन्सेंट्रेशन से होगा, एक्शन पोटेंशियल के कारण होगा, या स्ट्रेंथ ऑफ एन इम्पल्स के कारण होगा, बताइए।
बताइए जो कंडक्शन ऑफ एन इम्पल्स है एक्सॉन का वो किस बेसिस पे होगा? हाँ तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? बी बोल रहे हैं कुछ लोग, आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा स्ट्रेंथ ऑफ इम्पल्स, ठीक है। इसका आंसर होगा स्ट्रेंथ ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का जितना स्ट्रेंथ होगा उसके बेसिस पे, इम्पल्स का जितना स्ट्रेंथ होगा उसके बेसिस पे, देखो हमने बोला था ऑल और नन लॉ पढ़ा था, याद है आपको? प्रॉपर्टीज में एक लॉ है ऑल और नन लॉ। ऑल और नन लॉ में क्या होता है कि या तो इम्पल्स आएगा तो पूरा आएगा, नहीं तो आएगा ही, ठीक है। तो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू को पास करना पड़ता है उसको, कितना -70 मिली वोल्ट होता है। -70 मिली वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको एक थ्रेशोल्ड वैल्यू को पास करना होता है। इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है? थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है? थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है इसकी -45 मिली वोल्ट। तो जब ये वैल्यू पास होगी तभी इम्पल्स जनरेट होगा, जब ये वैल्यू पास नहीं होगी तब इम्पल्स जनरेट नहीं होगा। तो आप बोलोगे इम्पल्स जो जनरेट होता है या ट्रांसपोर्ट होता है, इसके लिए एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल है जो कि आपका स्ट्रेंथ ऑफ एन इम्पल्स। इम्पल्स का स्ट्रेंथ इतना होना चाहिए कि उसने थ्रेशोल्ड को पास करना चाहिए, ठीक है। इम्पल्स का स्ट्रेंथ इतना होना चाहिए कि उसने किसको पास करना चाहिए? थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो तभी हम बोलेंगे कि इम्पल्स का एक तरीके से सही जा रहा है सब कुछ। 2 मिनट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द आयन नेसेसरी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स आर। आयन जो नेसेसरी होते हैं फॉर ट्रांसमिशन, ये तो बड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन है, ये तो आप कर ही सकते हो। बताओ कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल होता है नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लिए? कौन से आयन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इजी, इसका डी बोल रहे हैं ओंकार। और कोई आंसर नहीं देगा? और कोई नहीं देना चाहेगा आंसर? ठीक है, तो सही आंसर है डी आंसर है, एकदम इजी क्वेश्चन था। सोडियम और पोटेशियम जो है इसका आंसर है, करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जंपिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल एट द नोड्स ऑफ रेनवियर इज नोन एज। देखो आपका एक्सॉन आपने पढ़ा है, ऐसा एक्सॉन होता है। एक्सॉन के ऊपर ये माइलिन शीट लगे होते हैं, माइलिन शीट, ठीक है, माइलिन शीट लगे होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं, मान लो ये इधर मैं इधर बना देता हूँ सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है, ठीक है, और ये आपके एक्सॉन टर्मिनल है। तो मुझे बताओ ये जो इम्पल्स ट्रांसफर हो रहा है वो वन नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर में ऐसे जंप कर रहा है ना, ऐसे जंप करता है बोला हमने। इस जंपिंग को क्या बोलते हैं? जंपिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल एट वन नोड ऑफ रेनवियर टू अनदर नोड ऑफ रेनवियर, उसको क्या बोला जाता है? बोलो। रिकवरी फेज, एक्टिव फेज, साल्टेटरी कंडक्शन या न्यूरो ट्रांसमिशन? क्या बोलते हैं उसको? रिकवरी फेज, एक्टिव फेज, साल्टेटरी कंडक्शन या न्यूरो ट्रांसमिशन? आंसर चाहिए मेरे को आप लोगों से। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होता है सी, साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? साल्टेटरी कंडक्शन, साल्टेटरी कंडक्शन, ठीक है, साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द डेंड्राइट कैरीज इम्पल्स। डेंड्राइट इम्पल्स को कहाँ से कहाँ कैरी करते हैं? टूवर्ड एक्सॉन। ये जो डेंड्राइट है, ये वाले डेंड्राइट, ये इम्पल्स को टूवर्ड एक्सॉन लेके जाते हैं, ठीक है, या ये जो है इम्पल्स अवे फ्रॉम टूवर्ड साइटोन लेके जाते हैं, अवे फ्रॉम साइटोन लेके जाते हैं, अक्रॉस द बॉडी लेके जाते हैं, या फ्रॉम न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, ऐसा लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये मुझे बताओ,
द डेंड्राइट कैरीज इम्पल्स, डेंड्राइट इम्पल्स को कहाँ से कहाँ कैरी करते हैं, साइटोन की तरफ कैरी करते हैं, ठीक है। दूसरा बोला है अवे फ्रॉम साइटोन कैरी करते हैं। तीसरा बोला है यहाँ पे अक्रॉस बॉडी, बॉडी के पूरा अक्रॉस लेके जाते हैं। या ये बोला है कि वन न्यूरॉन टू अनदर, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में लेके जाते हैं। गौतमी लोनारे बोल रही है सी। इसका आंसर अब सी होगा क्या? इसका आंसर होगा टूवर्ड्स साइटोन। न्यूरॉन कहाँ लेके जाता है भाई, देखो ना, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स अपना इम्पल्स कहाँ लेके जाता है, डेंड्राइट्स ने इधर से इम्पल्स कलेक्ट किया तो ये साइटोन के पास लेके जाएगा ना, साइटोन के पास लेके जाएगा, साइटोन से फिर ये एक्सॉन में जाएगा, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल में जाएगा, फिर किसी डेंड्राइट, कोई डेंड्राइट लेगा इसको, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, ये टूवर्ड्स द साइटोन हो जाता है, ए आंसर हो जाता है, सी नहीं, ए होता है आंसर, ठीक है। चलो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये क्वेश्चन आप सही सही से देखो, पढ़ो और सॉल्व करो, ठीक है। और जो लोग नए हैं लाइव में, वीडियो को लाइक कर दो एक बार जल्दी से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, न्यूरॉन इज डीपोलराइज्ड व्हेन इट एक्वायर्स। न्यूरॉन जो है वो डीपोलराइज होता है जब ये एक्वायर करता है। क्या चीज एक्वायर करता है तो न्यूरॉन डीपोलराइज होता है? किस चीज के कारण न्यूरॉन जो है वो डीपोलराइज होता है बोल रहे हो, बताओ। नेगेटिव चार्ज इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, पॉजिटिव चार्ज इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, पॉजिटिव चार्ज ऑन बोथ साइड, या नेगेटिव चार्ज ऑन बोथ साइड, बताओ। क्या होगा इसका आंसर? हेलो महेश, ए बोल रहे हैं। हाय बोलने के लिए आओ मत यार, आंसर दे दो, आंसर चाहिए अपने को, है ना। हाय हेलो तो होते ही रहता है। दक्षा भी आ गई है, चलो वेरी गुड। दक्षा मेरे को रेगुलर दिखाई दे रही है सारे ऑनलाइन में लेक्चर्स में, ठीक है। हाँ तो सही है, आंसर देखते हैं क्या है। देखो अभी हमने बोला कि न्यूरॉन डीपोलराइज है, ये हमें कब पता चलता है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। तो अगर हम एक्सॉन को देखें तो बाहर हमारा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और अंदर हमारा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तब ऐसे केस को हम डीपोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं, डीपोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं। तो अब देखो सही कहा है, पॉजिटिव चार्ज इन द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड एंड नेगेटिव चार्ज आउटसाइड, तो बी सही है हमारा आंसर, बी आंसर सही है। नेगेटिव चार्ज इन द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड ये गलत है, नेगेटिव चार्ज अंदर नहीं होना चाहिए, नेगेटिव बाहर होना चाहिए, पॉजिटिव अंदर होना चाहिए। हम देखते हैं कि रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या होता है, ये रेस्टिंग पोटेंशियल में बाहर पॉजिटिव होता है और अंदर नेगेटिव होता है। ये तब जब न्यूरॉन डीपोलराइज नहीं है, जब न्यूरॉन जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस आता है तो न्यूरॉन क्या हो जाता है, डीपोलराइज हो जाता है, मतलब अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और बाहर नेगेटिव। ये क्यों होता है, क्योंकि अंदर सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, सोडियम आयन अंदर की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है, देखते हैं किस किसने सही जवाब दिया। तो सबने बी 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 बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी बता दिया इन्होंने। देखो, स्टेट ऑफ कंप्लीट इनएक्सटेंसिबिलिटी बिटवीन पोलराइज्ड एंड रीपोलराइजेशन इज, यहाँ पे बोला है कि एक कंप्लीट इनएक्साइटिबिलिटी होती है बिटवीन पोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। तो एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग ऐसा, इस ग्राफ से पता करते हैं कि ये देखो यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू है, थ्रेशोल्ड वैल्यू -45, ठीक है। यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल है +30, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि यहाँ से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ऐसा, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको डीपोलराइजेशन बोलते हैं, ये ऊपर जाने वाली फेज को हमने डीपोलराइजेशन बोला, फिर नीचे आने वाली फेज को रीपोलराइजेशन बोला, और फिर ये हाइपर रीपोलराइजेशन होता है, ठीक है। एक हाइपर रीपोलराइजेशन होता है और फिर इसके बाद फिर से डीपोलराइजेशन होने के लिए रेडी होता है, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और हाइपर रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो ये हमारा एक ग्राफ है। अब इसमें पूछा है कि एक कंप्लीट इनएक्साइटिबिलिटी होती है बिटवीन पोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। तो ये पोलराइजेशन मतलब यहाँ पे हमारा न्यूरॉन पोलराइज्ड है और यहाँ पे उसका रीपोलराइजेशन हो रहा है। तो इसके बीच में, इसके बीच में ये वाला, ठीक है, इसके बीच में हमको क्या दिख रहा है, ये वाला फेज, इसके बीच में हमको क्या दिख रहा है, कंप्लीट स्टेट ऑफ इनएक्साइटिबिलिटी दिख रही है। मतलब यहाँ पे इनएक्साइटिबिलिटी है, न्यूरॉन में कोई फिर से नया इंपल्स नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब एक इंपल्स जाने के बाद दूसरा नया इंपल्स नहीं आ रहा, तो उसे क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन, रिफ्रैक्टरी पीरियड, सिनेप्टिक डिले या एक्शन पोटेंशियल, क्या बोलते हैं उसको।
क्या बोलेंगे? गौतमी आप बहुत पीछे का देख रहे हो। आप ना थोड़ा वीडियो को ये फॉरवर्ड करो, आप पीछे हो एक्चुअली। ठीक है, आप अभी करंट लेवल जो चल रहा है उस पे आओ। ठीक है, आप देखो, आप शायद वीडियो में पीछे हो। हाँ, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, इसका आंसर सी बोल रहे हैं दक्षा, गौतमी बी बोल रहे हैं, ओंकार बी बोल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर सी, सिनेप्टिक डिले नहीं होगा। सिनेप्टिक डिले तब होता है जब यहाँ पे हम देखते हैं कि न्यूरो ट्रांसमीटर कंप्लीट खत्म हो जाता है। एक्सॉन का न्यूरो ट्रांसमीटर एग्जॉस्ट हो जाता है। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या हो जाता है? एग्जॉस्ट हो जाता है। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि न्यूरो ट्रांसमीटर खत्म हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि पोलराइज्ड और रीपोलराइज्ड के बीच में एक इम्पल्स चले गया तो दूसरा इम्पल्स जाने के लिए अब रेडी नहीं है। ठीक है, तो उस इन एक्साइटेबिलिटी को क्या बोलते हैं? उसको रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी। दो रिफ्रैक्टरी पीरियड आते हैं। एक रिफ्रैक्टरी पीरियड ये आता है, ये पहला रिफ्रैक्टरी पीरियड है। ठीक है, और ये वाला दूसरा रिफ्रैक्टरी पीरियड है जहाँ पे हाइपर रिपोलराइजेशन होता है। ये दूसरा रिफ्रैक्टरी पीरियड है। तो यहाँ पे दो रिफ्रैक्टरी पीरियड आते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड 1, रिफ्रैक्टरी पीरियड 2। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? दो इम्पल्स के बीच में एक इनएक्साइटेबल स्टेट होता है। मतलब एक इम्पल्स है, इम्पल्स 1 और फिर इम्पल्स 2। इसके बीच में एक स्टेट ऐसा है जहाँ पे कोई इम्पल्स नहीं हो रहा है, इनएक्साइटेबिलिटी। यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो? इनएक्साइटेबिलिटी है, इनएक्साइटेबिलिटी है। इसको आप क्या बोल रहे हो? इसको आप रिफ्रैक्टरी पीरियड बोल रहे हो, रिफ्रैक्टरी पीरियड बोल रहे हो। समझ आया सबको? रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? दो इम्पल्स के बीच में एक ऐसा स्पेस जहां पे कोई भी इम्पल्स जनरेट नहीं होता है, उसे आप रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हो। उसे आप बोलते हो रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका दो बार आता है। तो ये पहले रिफ्रैक्टरी पीरियड की बात हो रही है जहां पे आपका पोलराइज्ड स्टेट से रीपोलराइज्ड के बीच में, देखो एक बार इम्पल्स चले गया, अभी तो इम्पल्स गया है, अभी फिर से नया इम्पल्स आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो ये पहला रिफ्रैक्टरी पीरियड पोलराइज्ड और रीपोलराइज्ड के बीच में। यहाँ पे वही बोला है, एक्साइटेबिलिटी बिटवीन पोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, इनके बीच में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको आई होप समझ आया होगा ये ग्राफ के बेसिस पे। ठीक है, सिनेप्टिक फटीग इज ड्यू टू, सिनेप्टिक फटीग क्यों होता है बताओ? अभी बताया मैंने, सिनेप्टिक फटीग क्यों होता है अभी बताया, थोड़ी 2 मिनट भी नहीं हुआ, अभी बताया सिनेप्टिक फटीग क्यों होता है। चलो बताइए। 2 मिनट, हाँ। तो बताइए सिनेप्टिक फटीग क्यों होता है? देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं। तो कुछ लोगों का बी बोलना है, कुछ लोगों का सी बोलना है, नहीं डी, बी और डी बोलना है। कुछ ए भी बोल रहे हैं, ओंकार ए बोल रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है वो देखते हैं। सिनेप्टिक फटीग अभी बताया मैंने बड़ा क्लियर कि कब होता है सिनेप्टिक फटीग? जब एग्जॉशन हो जाता है न्यूरोट्रांसमीटर का, बी। जब न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जॉशन होता है तो उसको बी बोलते हैं। समीना पठान ने सही आंसर दिया है, मनोज कोरी ने सही आंसर दिया है, दक्षा ने सही आंसर दिया है, श्रेयस ने सही आंसर दिया है। ओमकार कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छे से ट्राई करो। अभी बताया था मैंने ऊपर, ये देखो यहीं पे बताया था, ये न्यूरोट्रांसमीटर एग्जॉस्ट हो जाते हैं उसको सिनेप्टिक फटीग बोलते हैं। सॉरी, सिनेप्टिक डिले का बता दिया था मैंने। हाँ, तो सिनेप्टिक डिले और सिनेप्टिक फटीग, डिले वो होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाने में जो टाइम लगता है। चलो मैं बता देता हूँ, देखो सिनेप्टिक फटीग और सिनेप्टिक डिले में फर्क समझो। एक है सिनेप्टिक फटीग, फटीग, और एक है सिनेप्टिक डिले, ठीक है, डिले। तो सिनेप्टिक फटीग में क्या होता है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ठीक है, दूसरे न्यूरॉन में जाने के लिए वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर एंटी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ठीक है, सिनेप्टिक डिले क्या होता है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाने में जो टाइम लगता है न्यूरॉन को, न्यूरोट्रांसमीटर को, तो टाइम टेकन टू ट्रांसपोर्ट न्यूरोट्रांसमीटर टू नेक्स्ट न्यूरॉन थ्रू सिनेप्स। तो सिनेप्स से जाने में जो टाइम लगता है ना, उसको सिनेप्टिक डिले बोलते हैं। तो ये टाइम जितना भी लगता है,
ठीक है, कुछ मिली सेकेंड्स का टाइम लगता है जाने में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, तो उसको सिनेप्टिक डिले बोला जाता है, उसको बोला जाता है सिनेप्टिक डिले। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ, तो सबको क्लियर है? लाइक बढ़ा दो भाई, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करे लाइक बढ़ा दो जल्दी जल्दी, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्शन पोटेंशियल ऑफ नर्व सेल इज, नर्व सेल का एक्शन पोटेंशियल कितना होता है बताइए? -60 मिली वोल्ट, -80 मिली वोल्ट, +20 मिली वोल्ट या +30 मिली वोल्ट? ये भी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? -60, -80, -20 या -30? व्हाट इज द एक्शन पोटेंशियल? ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे दक्षा। अरे एक्शन पोटेंशियल पता है क्या आपको? वो पोटेंशियल जहां पे न्यूरॉन का डीपोलराइजेशन रुक जाता है और रीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है, वो पोटेंशियल जहां पे डीपोलराइजेशन स्टॉप हो जाता है और रीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है। ये देखो, ये हमने पढ़ा, ये एक्शन पोटेंशियल है। ये यहाँ पे डीपोलराइजेशन खत्म हो गया और रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया। कितना है ये? 30 से ऊपर, +30 +60 के बीच में होता है ये। ठीक है, तो आपका क्या बोल रहे हैं ये? आपका आंसर क्या आएगा? डी आएगा, डी आंसर आएगा, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल वो होता है, ध्यान देना मैं आपको बताता हूँ। रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है? रेस्टिंग पोटेंशियल में हम देखते हैं कि बाहर सारे पॉजिटिव चैनल होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं, सोडियम वगैरह, और अंदर नेगेटिव होते हैं। अब नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि बाहर भी सोडियम पोटेशियम होते हैं, बोला था हमने, सोडियम पोटेशियम बाहर भी होते हैं और सोडियम पोटेशियम अंदर भी होते हैं। फर्क क्या होता है कि बाहर सोडियम ज्यादा होता है, पोटेशियम कम होता है, अंदर सोडियम कम होता है, पोटेशियम ज्यादा होता है। तो आप बोलोगे सर दोनों साइड तो पॉजिटिव आयन है, लेकिन अंदर का नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? अंदर का नेगेटिव चार्ज आता है ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की वजह से आता है। ध्यान से सुनना, ठीक है? तो मैं ये रेस्टिंग पोटेंशियल वाली नर्व बना रहा हूँ, ये नर्व अभी रेस्टिंग पोटेंशियल में, रेस्टिंग नर्व है, रेस्टिंग पोटेंशियल। तो इसका रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है? रेस्टिंग पोटेंशियल होता है इसका -70 मिली वोल्ट। ठीक है, -70 मिली वोल्ट। तो अब जब यहाँ पे एक पोटेंशियल, एक स्टिमुलस आता है, क्या आता है? एक स्टिमुलस। तो जैसे ही एक स्टिमुलस आएगा तो ये स्टिमुलस की वजह से यहाँ के सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। सोडियम चैनल की वजह से सोडियम आयन ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाएंगे, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा और बाहर नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगेगा। तो अब ये डीपोलराइज्ड हो गया। तो ये डीपोलराइज कब होता है? जब वो थ्रेशोल्ड को पास करता है। थ्रेशोल्ड कितना होता है स्टिमुलस? -45। तो आप देखो, जब स्टिमुलस आता है तो ये -70 से बढ़ के -45 हो जाता है, और बढ़ के वो -45 से -20 हो जाता है। तो जैसे वो थ्रेशोल्ड को पार करता है, जैसे ही वो थ्रेशोल्ड को क्या करता है? पार करता है, वैसे ही यहाँ पे सोडियम के चैनल ओपन होते हैं और ये डीपोलराइज्ड हो जाता है। अब वो बढ़ते 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 कितना जाता है? +30 तक जाता है, और +30 जैसे ही पहुंचता है वहां पे सोडियम के चैनल बंद हो जाते हैं। ये चैनल क्या हो जाते हैं? बंद। तो ये चैनल बंद हो जाते हैं और पोटेशियम के चैनल ओपन होते हैं, जहां से पोटेशियम बाहर जाता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज अंदर आया था वो पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, लेकिन किसके रूप में? पोटेशियम के रूप में बाहर जा रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। तो जहां पे, जिस पोटेंशियल पे रीपोलराइजेशन आता है, जहां पे सोडियम चैनल क्लोज होते हैं, जहां पे सोडियम के चैनल क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो वो आता है +30। मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया ना, तो मेरा एक कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स का जो वीडियो है वो आप देखिए। ठीक है, उससे आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड इन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? टेस्टिस में, ओवरीज में, एडिनोहाइपोफाइसिस में या न्यूरोहाइपोफाइसिस में? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? जल्दी बताइए। टेस्टिस में, ओवरी में, एडिनोहाइपोफाइसिस में या न्यूरोहाइपोफाइसिस में? बी बोल रहे हैं। सी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, दक्षा सी बोल रहे हैं। हाँ सर, इज इट हेल्पफुल फॉर नीट? हाँ, तो नीट के लिए भी हेल्पफुल है ये, बस नीट के बेसिक क्वेश्चन है, मतलब ऐसा समझो, बहुत हाई फाई लेवल के क्वेश्चन नहीं लिए हमने नीट के,
ठीक है, जैसे जो हाई फाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा जो स्टेटमेंट वाइज होते हैं, तो वैसे नहीं लिए हमने, डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन लिए जिसका डायरेक्ट आंसर निकल पाए। ठीक है, तो नीट में कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड भी आते हैं, आपको पता होगा, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमने नहीं लिए यहाँ। ठीक है, क्योंकि एमएसटी सीटी में उसकी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, एमएसटी सीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो इसको भी कि ये नीट के लिए है 80%। 80% ये नीट के लिए भी कंसिडर करता है। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि पूरा 100% है, बट हाँ 80% आप नीट के क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। तो जनरली सभी लोगों ने बी और सी आंसर दिया है। चलो देखते हैं आंसर क्या है। तो हमको पता है, देखो ओवरी नहीं होता है बाबा, यहाँ पे हार्मोन किसका बोला है, गोनेडोट्रोपिक। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है और किस पे जाके एक्ट करता है, गोनैड पे। गोनैड कौन होते हैं, गोनैड या तो टेस्टीज होते हैं या ओवरीज होते हैं, है ना। तो टेस्टीज या ओवरीज होते हैं गोनैड। ठीक है, तो इस पे एक्ट करता है। तो ये पिट्यूटरी का कौन सा पार्ट हार्मोन बनाता है, एडिनो हाइपोफाइसिस बनाता है। पिट्यूटरी का कौन सा पार्ट हार्मोन बनाता है, पिट्यूटरी का एडिनो हाइपोफाइसिस बनाता है। तो एडिनो हाइपोफाइसिस ये हार्मोन बनाता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। कौन से होते हैं, एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच एंड एलएच ये हार्मोन जो है वो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन इसको बोलते हैं, और ये बनाता कौन है, पिट्यूटरी का एडिनो हाइपोफाइसिस। तो ओवरी मत बोलो। ठीक है, आंसर आपका क्या है, एडिनो हाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है, समझ गया सर। बिफोर 17 अगस्त टेक 1 सेशन फॉर नीट प्लीज। ओके, ठीक है, आई विल ट्राई। वैसे क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, फुल सिलेबस का कोई एक टेस्ट डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, है ना। कंप्लीट सिलेबस का कोई भी एक टेस्ट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं नीट का। ठीक है, जिसमें अराउंड आपके 90 वगैरह सम क्वेश्चन हो। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। पिट्यूटरी इज वेल प्रोटेक्टेड इन, पिट्यूटरी कहाँ पे है, पिट्यूटरी वेरी वेल प्रोटेक्टेड कहाँ होता है, कहाँ प्रोटेक्टेड होता है पिट्यूटरी, बताइए कहाँ पिट्यूटरी प्रोटेक्टेड होता है। फुल स्टोरी, फुल स्टोरी क्या है भाई, हाँ, तो पिट्यूटरी कहाँ प्रोटेक्टेड होता है, आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं आपसे। डी बोल रहे, वेरी गुड। ठीक है, श्रेयस ने बोला है डी, श्रेयस नहीं, श्रुतिका ने बोला है डी, उसका नाम श्रुतिका है, हाँ मेरी स्टूडेंट है, वैसे तो सभी है। चलो, तो सेला टर्सिका बोलते हैं। सेला टर्सिका एक कैविटी है जहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है, वेरी वेल प्रोटेक्टेड होता है, क्या आपका वेरी वेल प्रोटेक्टेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। सेला टर्सिका स्फिनॉइड बोन में होती है। कौन से बोन में होती है वो भी लिख देते ना भाई, स्फिनॉइड बोन में होती है, स्फिनॉइड बोन। ठीक है, स्फिनॉइड एक बोन होता है, बटरफ्लाई शेप जैसा दिखता है वो आपको। ठीक है, उस बोन में होती है कैविटी, और वहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएसएच का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंटरस्टेशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है, इंटरस्टेशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। हाँ, तो ये किसको स्टिमुलेट करता है बताइए, सब टेंटेकुलर सेल को, लेडिंग सेल को, पैराफोलिकुलर सेल को, या टेस्टिस को, किसे स्टिमुलेट करता है ये, बी डी। जय हिंद, अरे जय हिंद भाई, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय बंगाल, जय पश्चिम, जय हरियाणा, जय मध्य प्रदेश, जय उत्तर प्रदेश। चलो, तो बी बोल रहे सभी लोग, हाँ, तो इसका आंसर बी देखते हैं क्या है, लेडिंग सेल। वेरी गुड, सही है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। इंटरस्टेशियल सेल देखो, टेस्टिस में आपको पता होगा सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, और सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में कुछ स्पेशल सेल होते हैं जिनको आप लेडिक सेल बोलते हो या इंटरस्टेशियल सेल बोलते हो, लेडिक सेल या इंटरस्टेशियल सेल। ठीक है, यही जो सेल है ये टेस्टिस्टेरॉन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टेस्टिस्टेरॉन, है ना, टेस्टिस्टेरॉन बनाते हैं। तो ये हार्मोन जो है आपका आईसीएसएच, ये इन्हीं सेल को स्टिमुलेट करता है और इससे क्या बनवाता है, टेस्टिस्टेरॉन बनवाता है। ठीक है, इसी को एलएच भी बोलते हैं। इसी हार्मोन को दूसरा नाम है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मेल का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी इसे बोला जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, दक्षा ने भी बोला, सभी ने भी बोला, वेरी गुड। नेक्स्ट, मैनिफेस्टेशन ऑफ मेल सेकेंडरी ट्रेट, ये वाला
मैनिफेस्टेशन ऑफ मेल सेकेंडरी ट्रेट इन फीमेल ड्यू टू हार्मोनल इफेक्ट इज नोन एज। यहाँ पे बोला है कि अगर आपको फीमेल बॉडी में मेल के कुछ कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं तो ये कौन से इफेक्ट के कारण है, ठीक है, उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं। ये हार्मोनल इफेक्ट के कारण है और उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, हार्मोनल इफेक्ट के कारण है और उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, मस्कुलैरिटी, जेस्ट्रेशन, विरिलिज्म या एपिटैक्सिस। क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे। अगर फीमेल बॉडी में मेल जैसे कैरेक्टर दिखाई दे रहे, हेयर ग्रोथ हो रही है वगैरह वगैरह, दाढ़ी मूछ आ रही है ना, ऐसा कुछ, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन की जो कारण होता है वो हार्मोनल कारण होता है, उनमें एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा बन रहा होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मस्कुलैरिटी, गैस्ट्रेशन, विरिलिज्म या एपिटैक्सिस। बताइए। सी बोल रहे हैं कुछ लोग, बी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सी, बी, सी, श्रेयश, श्रुतिका, श्री, सी, ओंकार, बी, श्रेयश, सी बोल रहे, ठीक है। अल्फिया सी बोल रहे, चलो। मनोज भी सी बोल रहे, वेरी गुड। अल्फिया, मनोज, आप लोगों का आंसर बिल्कुल 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 सही है, सी है आंसर। विरिलिज्म बोलते हैं, हिरसुटिज्म भी लिखते हैं इसी को, हिरसुटिज्म, याद है, हिरसुटिज्म। ये कहाँ पड़ा है, एड्रिनल ग्लैंड में। एड्रिनल ग्लैंड में हमने देखा 3 लेयर होती है, 3 लेयर। सबसे ऊपर वाली जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो जोना ग्लोमेरुलोसा होती है ना, जोना ग्लोमेरुलोसा होती है। फिर जोना ग्लोमेरुलोसा जो कॉर्टिसोल बनाती है, जोना फैसिकुलेटा जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड बनाती है, और जोना रेटिकुलरिस जो सेक्स कॉर्टिकॉइड बनाती है, रेटिकुलरिस जो सेक्स कॉर्टिकॉइड बनाती है। सेक्स कॉर्टिकॉइड जब ज़्यादा बनते हैं फीमेल में तो एंड्रोजन ज़्यादा होते हैं और मेल जैसे कैरेक्टर फीमेल में देखने को मिलते हैं ना। एड्रिनल ग्लैंड दोनों में ही होता है, मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। अब दोनों में ही ये हार्मोन बनते हैं। सर आई स्टडीड होल बायो फ्रॉम यू एंड गॉट 99 इन बायो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, है ना। आप लोग एक ही चीज़ कर सकते हो मेरे लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस नॉलेज को आप शेयर कर सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, है ना। बस इतना ही बोलूँगा और ज़्यादा कुछ मेरे तरफ से तो वो इतना ज़्यादा कुछ मैं बोल नहीं सकता, ठीक है, करेक्ट है। हाँ तो आगे बढ़ो, वेरी गुड वेरी गुड। आपने 99 स्कोर किया, मतलब हैट्स ऑफ टू यू, ठीक है। पढ़ाई आपको करनी होती है भाई, हम तो सिर्फ पढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, तो ये सही है आपका, रेटिकुलरिस हो गया, हिरसुटिज्म भी बोलते हैं इसको। और ये जोना रेटिकुलरिस से एंड्रोजन बनते, क्या बनते हैं, एंड्रोजन। और ये एंड्रोजन मेल फीमेल दोनों में ही बनते बोला मैंने, और दोनों में ही ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टर्स के लिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए। तो अगर फीमेल में ज़्यादा बनते हैं तो फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो होते हैं मेल वाले, ठीक है। नेक्स्ट, एडीएच ऑल्सो कॉल्ड एज वैसोप्रेसिन बिकॉज, एडीएच को ही वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है, ऐसा क्यों। एडीएच को ही वैसोप्रेसिन क्यों बोलते हैं, क्या कारण है। इट इंक्रीजेस थर्स्ट, प्यास बढ़ाता है, ठीक है। इस कॉज चाहिए यहाँ पे, कॉजेस वैसो कंस्ट्रिक्शन ऑफ किडनी वेसल, किडनी के ब्लड वेसल का वैसो कंस्ट्रिक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको, ठीक है। दूसरा, स्टिमुलेट करता है डीसीटी को टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट, डीसीटी को स्टिमुलेट करता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करे। इट रेगुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो आपको आंसर बताना है कि इसी को वैसोप्रेसिन भी क्यों बोला जाता है, एडीएच को वैसोप्रेसिन बोलने का कारण क्या है। दक्षा ने बी बोला है, श्रुतिका ने सी बोला है, गौतम डी बोल रहे क्या। चलो तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है, वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है ये किडनी के वेसल्स का, ठीक है, ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन करता है, इसलिए तो वैसोप्रेसिन बोलते हैं ना। वैसो मतलब क्या, वेसल्स का प्रेस करना, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना। तो वेसल को प्रेस कर रहा है, कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, वैसो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है, इसीलिए तो इसको वैसोप्रेसिन बोला है ना। कॉजेस वैसो कंस्ट्रिक्शन ऑफ किडनी वेसल, इसीलिए वैसोप्रेसिन, ठीक है। एंटी डायूरिटिक इसीलिए बोला है क्योंकि ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो ये एडीएच के लिए आएगा, इसीलिए इसको एडीएच एंटी डायूरिटिक बोलता है। डायूरेसिस यानी यूरिन के फॉर्मेशन को कम करता है। नेक्स्ट, पैराथॉर्मोन इज ऑल्सो नोन एज, पैराथॉर्मोन को दूसरा नाम क्या है, कोलिप्स हार्मोन, बर्थ हार्मोन, कैल्सीफेरॉल या लैंगरहैंस हार्मोन। पैराथॉर्मोन का दूसरा नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पैराथॉर्मोन। बी बोल रहे हैं मनोज, व्हाट इज द नेम ऑफ पैराथॉर्मोन, बताओ अनदर नेम, एनीवन। पैराथॉर्मोन का दूसरा नेम, ए, दक्षा ने ए बोला है, श्रेयस डी बोल रहे हैं। अरे पैराथॉर्मोन का दूसरा नाम नहीं पता आप लोगों को,
पैराथायरॉइड ग्लैंड बनाता है, थायराइड के पीछे 4 ग्लैंड होते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड, वो पैराथायरोमोन बनाता है, ठीक है। उसको कोलिप्स हार्मोन बोलते हैं, कोलिप्स। ए सही आंसर है, कोलिप्स हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या करता है ये पैराथायरोमोन? ये ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, ब्लड का कैल्शियम लेवल क्या करता है? बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? ये जो बोन में एक्स्ट्रा कैल्शियम स्टोर होता है, ध्यान दो, बोन में एक्स्ट्रा कैल्शियम जो स्टोर होता है उसको ये कहाँ लेके आता है? ब्लड में लेके आता है। बोन का कैल्शियम ब्लड में लेके आता है। कैसे लेके आता है? इसका डीमिनरलाइजेशन करता है। क्या करता है? डीमिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइजेशन। तो अगर सोचो कि ये हार्मोन ज़्यादा बनेगा, अगर ये हार्मोन बहुत ज़्यादा बन गया पीटीएच, तो क्या होगा? बहुत सारे बोन में से कैल्शियम निकल जाएगा, तो बोन क्या हो जाएंगे? खोखले हो जाएंगे और बोन ब्रिटल हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सा धक्का लगा तो बोन कड़क करके टूट जाएंगे, है ना। तो ये एक तरीके से एक डिसऑर्डर कॉज कर सकता है फिर, जो कि हम देखते हैं कि बोन का एक तरीके से बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो सकते हैं बोन, है ना। तो हाइपर क्या बोलते हैं उसको? एक तरीके से ये हाइपर कैल्सिमिक डिसऑर्डर होता है। हाइपर कैल्सिमिक नहीं, क्या होता है? ये पैराथॉर्मोन का हाई होने से डिसऑर्डर हो जाता है, हाइपर कैल्सिमिक ही बोलते हैं, ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाइपर कैल्सीमिया भी बोलते हैं उसको, हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट ऑस्टियोक्लास्टिक एक्शन? ऑस्टियोक्लास्टिक एक्शन का मतलब क्या है? ऑस्टियो मतलब बोन, क्लास्टिक मतलब उसको ब्रेक करना। तो बोन को ब्रेक करने वाला, बोन को ब्रेक करने वाला या डाइजेस्ट करने वाला, ब्रेक या डाइजेस्ट करने वाला एक्शन कौन शो करता है? थायरॉक्सिन, एसटीएच, टीसीटी या पीटीएच? कौन शो करता है बोन को ब्रेक करने वाला या डाइजेस्ट करने वाला एक्शन? बताइए। बोन को ब्रेक करने वाला एक्शन या डाइजेशन करने वाला एक्शन कौन शो करता है? जल्दी जल्दी आंसर चाहिए मेरे को। डी बोल रहे हैं, श्रुति का डी बोल रहे हैं, और कोई? दक्षा डी बोल रहे हैं, हाँ। तो चलो लाइक कर दो वीडियो को जल्दी जल्दी और ग्रुप में शेयर कर दो, अपने दोस्तों को भी बताओ, देखो भाई हम पढ़ रहे हैं, तुम पढ़ना हो तो पढ़ लो, नहीं तो जाओ, है ना। तो डी सही आंसर है, सही आंसर है। वही तो हम बताना नहीं चाहते किसी को, प्रॉब्लम ये है, हम बताना नहीं चाहते कि हम पढ़ रहे हैं, नहीं तो फिर हमको लोग बोलेंगे ना रिजल्ट आने के बाद में, तू तो बड़ा पढ़ रहा था भाई, क्या हो गया, है ना। सही भी है। वर्क इन साइलेंस एंड लेट सक्सेस मेक्स योर नॉइस, है ना, ऐसा। तो ये भी सही है आपका, बट फिर भी ग्रुप में शेयर कर दो ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले, वो भी थोड़ा बहुत पढ़ ले भाई। आप चाहोगे कि आपके दोस्त पीछे रह जाए, ऐसा तो नहीं चाहोगे ना, तो उनको भी शेयर कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैराथॉर्मोन इज। पैराथॉर्मोन क्या है? प्रोटीन है, स्टेरॉइड है, लिपिड है या कार्बोहाइड्रेट है? बताइए। पैराथॉर्मोन कौन से नेचर का है? प्रोटीन, स्टेरॉइड, लिपिड या कार्बोहाइड्रेट? विच नेचर पैराथॉर्मोन? बी बोल रहे हैं। पैराथॉर्मोन का क्या नेचर है? जल्दी बताइए। बी मनोज, ए बोल रहे हैं श्रुति का। देखो, हार्मोन 2-3 टाइप के होते हैं। अमीनो एसिड डेरिवेटिव हो सकते हैं, जैसे थायरॉक्सिन अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, ठीक है, T3 T4। इसके अलावा अमीनो एसिड टायरोसिन होता है ना, देखो टायरोसिन अमीनो एसिड है, टायरोसिन में अगर 3 आयोडीन ऐड हो गए तो T3 बन जाता है। टायरोसिन में अगर 4 अमीनो एसिड ऐड हो गए तो T4 बन जाता है, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, अमीनो एसिड के डेरिवेटिव है, ठीक है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव। वैसे अगर दूसरा हम बोले तो प्रोटीन हार्मोन होते हैं। प्रोटीन हार्मोन में आता है ये पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड एक प्रोटीन हार्मोन है। स्टेरॉइड हार्मोन में आता है ये वाले हार्मोन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड दोनों, एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये सारे के सारे स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है। प्रोटीन हार्मोन है पैराथॉर्मोन इज अ प्रोटीन हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द थ्योरी ऑफ द एजिंग, द डिक्लाइन एंड डिसअपियरेंस ऑफ विच ग्लैंड ऑफ द लेट मिडिल एज इज प्राइमरी कॉज ऑफ द एजिंग। यहाँ पे बोला है कि एक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं एजिंग कैसे होती है। तो यहाँ पे बोला है कि कोई एक ग्लैंड है
जो कि जिसका डिक्लाइनिंग एंड डिसअपियरेंस होता है, मतलब उसका ग्रोथ धीरे धीरे कम होता है और डिसअपियरेंस होता है एट द मिडल एज। मिडल एज मतलब वही आपका 15-20 साल के बाद धीरे धीरे उसका साइज रिड्यूस होना चालू होता है, ठीक है। तो इट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एजिंग। क्या है वो? थायराइड ग्लैंड है, पैराथायरॉइड है, थाइमस है या पोस्टेरियर पिट्यूटरी है? कौन सा ग्लैंड है जो डिक्लाइनिंग ग्रोथ शो करता है हमको? कौन सा ग्लैंड है जो डिक्लाइनिंग ग्रोथ शो करता है? सी बोल रहे श्रुति का। हाँ रितेश हाय हेलो, ठीक है। कौन सा ग्लैंड है? श्रुतिका ने सी बोला है, और कोई बोलना चाहेगा? चलो इसका आंसर सही दिया है, सी है। सी वो ग्लैंड है जो कि थाइमस है। थाइमस क्या करता है? एक तरीके से डिक्लाइनिंग ग्रोथ शो करता है, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ रिड्यूस होती है, उसका साइज रिड्यूस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी हमारी आगे जाके धीरे धीरे कम हो जाती है और बुढ़ापे में हमारे में इम्यूनिटी नहीं होती, जिसके कारण हमारी डेथ हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, विच एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफन कॉल्ड एज ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट? कौन सा वो एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसको ट्रेनिंग स्कूल बोला जाता है टी लिम्फोसाइट का? मतलब टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होता है, टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होता है, मैचुरेशन। तो मैचुरेशन, टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन करवाने वाला ग्लैंड कौन सा है बताइए जल्दी। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बस लाइक डिसलाइक करना वो तो आपके ऊपर है कि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करो, नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक करो, है ना। दीपाली बोल रही है बी, श्रुतिका बोल रही है ए बोल रही है श्रुतिका, मनोज भी ए बोल रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, चलो देखो आंसर, देखो क्या है आंसर। है अपना आंसर है इसका थाइमस, ए इज द आंसर। थाइमस जो है मैचुरेशन करता है टी सेल का। देखो बी सेल और टी सेल दो टाइप के सेल होते हैं, याद रखना, ठीक है। ये लिम्फोसाइट होते हैं, टी सेल और बी सेल, ठीक है। लिम्फोसाइट होते हैं जो इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। बी सेल बनते बोन मैरो में है, बोन मैरो में ही बनते हैं और बोन मैरो में ही मैच्योर भी होते हैं, ठीक है। बर्ड में बोन मैरो को बरसा बोलते हैं, बरसा। तो बरसा भी याद रखना, बरसा भी कभी कभी आपको आएगा, तो बर्सल सेल यानी बी सेल, ठीक है। तो बोन मैरो या बरसा में बनते हैं, बोन मैरो में ही मैच्योर भी होते हैं, ठीक है। टी सेल बनते बोन मैरो में है, बोन मैरो में बनते हैं, फॉर्म होते हैं बोन मैरो में, लेकिन मैच्योर कहाँ पे होते हैं? मैच्योर थाइमस में होते हैं, थाइमस में मैच्योर होते हैं, मैच्योर, ठीक है। तो थाइमस में मैच्योर होते हैं, याद रखना, ठीक है। बी सेल बनते बोन मैरो में, मैच्योर भी बोन मैरो में होते हैं। टी सेल बनते बोन मैरो में है, मैच्योर थाइमस में होते हैं, ठीक है। आगे, हार्मोन हुज सिक्रीशन इंक्रीज इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। कौन सा हार्मोन है जो कि इमोशनल डिस्टर्बेंसेस ये करता है? विच हार्मोन हुज सिक्रीशन इंक्रीज इमोशनल डिस्टर्बेंसेस? कौन सा हार्मोन है जिसका सिक्रीशन इमोशनल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है? बताइए, विच हार्मोन हैज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस? जल्दी जल्दी, नहीं बताएगा कोई? क्या है? इमोशनल डिस्टर्बेंसेस कब होता है हमारी बॉडी में? हमको गुस्सा आता है, एंगर आता है, फियर आता है, ठीक है, एक्साइटमेंट होती है, तो कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है ऐसे कंडीशन में? अब कैसे आंसर आए? बी सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, विच हार्मोन पजेसेस एंटी इंसुलिन इफेक्ट? कौन सा हार्मोन है जो एंटी इंसुलिन इफेक्ट शो करता है? मतलब इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन क्या करता है आपका? जो भी इंसुलिन करता है उसका अपोजिट करेगा ये हार्मोन। इंसुलिन आपका ब्लड में ग्लूकोज लेवल घटाता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल घटाता है। तो ये हार्मोन क्या करेगा? जो भी ये हार्मोन है, विच हार्मोन प्रोड्यूसेस एंटी इंसुलिन इफेक्ट, मतलब ग्लूकोज लेवल बढ़ाने वाला हार्मोन देखना है हमको, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने वाला हार्मोन देखना है ब्लड में। कौन सा हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है? जल्दी देखो। तो इसका आंसर आएगा कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल वो हार्मोन है जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल भी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉर्टिसोल इज द आंसर, जो कि वेरी गुड, ठीक है। कॉर्टिसोल वो आंसर है जो कि बेसिकली ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ा देता है। नेक्स्ट, द मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स विच कॉजेज द सोडियम रिटेंशन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे बोला है एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है
जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स में बनता है, और ये क्या करता है, सोडियम का रिटेंशन करता है और पोटेशियम का एक्सक्रीशन करता है। मतलब सोडियम को बॉडी से बाहर कर देता है और पोटेशियम को अंदर रहने देता है। ठीक है, ऐसा कौन सा हार्मोन है ये जो पोटेशियम को एक तरीके से अंदर रहने देता है, सोडियम को बाहर कर देता है? अरे उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी, उल्टा कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, उल्टा कर दिया। हम बोलेंगे सोडियम को रिटेन करता है और पोटेशियम को बाहर रहने देता है, ऐसे सोडियम को रिटेन करता है और पोटेशियम को बाहर कर देता है। ये ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सोडियम को रिटेन करता है बॉडी में और पोटेशियम को आउटसाइड कर देता है? ठीक है, बताइए जल्दी। ए कॉर्टिसोल नहीं है इसका आंसर, अल्डोस्टेरोन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, बी नहीं सी, अल्डोस्टेरोन। ठीक है, सी अल्डोस्टेरोन है। अल्डोस्टेरोन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जो कि सोडियम को रिटेन करता है और ये इसको ये करता है, एलिमिनेट करता है पोटेशियम को। ठीक है, एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर भी बोलते हैं उसको, एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है, देखो सेक्स कॉर्टिकॉइड आर सिक्रेटेड बाय, सेक्स कॉर्टिकॉइड कौन बनाता है? एंड्रोजन, बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। एंड्रोजन होते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड। कहाँ बनते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स के लास्ट लेयर में बनते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स में बनते हैं। तो वही बोला है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के कौन सी लेयर? जोना रेटिकुलरिस, जोना फैसिकुलेटा, एड्रिनल मेड्यूला या ए एंड बी दोनों? कहाँ पे बनते हैं ये? सी बोल रहे, कहाँ पे बनता है? सी, ए, कुछ लोगों का ए बोलना है, कुछ लोगों का सी बोलना है। मेड्यूला में तो एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन बनते हैं, श्रुति का। ठीक है, रोशन ने बोला है सी, गौतमी ने सी बोला है। हाँ, एंड्रो क्या लिखा है भाई? एंड्रोशन नहीं होता है, एंड्रोजन होता है, एंड्रोजन। ठीक है रोशन, ठीक है एंड्रोजन। अब ये सही है श्रुति का, इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, सॉरी बी नहीं होगा, ए होगा, ए आंसर ए होगा। आंसर क्या होगा? ए होगा, ए होगा एड्रिनल कॉर्टेक्स का रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस। तो जिन लोगों ने भी सी लिखा है, देखो सी में क्या बनता है? सी में एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन बनता है, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन बनता है सी में। ठीक है, और यहाँ पे आपका आंसर ए हो जाता है। आंसर क्या हो जाता है? ए, ए इज योर आंसर। समझे? तो आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केमिकली इंसुलिन एज। केमिकली इंसुलिन क्या है बताइए? केमिकली इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है, स्टेरॉइड है, लिपिड है या कार्बोहाइड्रेट है? व्हाट इज इंसुलिन केमिकली? इंसुलिन क्या है? जल्दी जल्दी। ए, ए बोला, बनीशा दत्ता ने बी बोला है, ए बोला है रोशन ने। इंसुलिन प्रोटीन हार्मोन होता है, 51 अमीनो एसिड का बना होता है। इंसुलिन इज अ प्रोटीन हार्मोन ना भाई, 51 अमीनो एसिड का बनता है। ठीक है, इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है, 51 अमीनो एसिड का बनता है, याद रखना, भूलना नहीं है। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है, 51 अमीनो एसिड का बनता है। तो जिन लोगों ने भी ए आंसर लिखा है वो लोग ध्यान रखना, गलती से भी गलती मत करना, बी आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट, द एक्शन ऑफ इंसुलिन इंक्लूड। इंसुलिन का एक्शन क्या करवाता है? कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को, इंक्रीज करता है पोटेशियम एंट्री इनटू सेल या रिड्यूस करता है यूरिन फॉर्मेशन। इंसुलिन का एक्शन क्या है? इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल घटाता है। मतलब क्या करता है? ये जो ब्लड का ग्लूकोज है उसको घटाता है। मतलब क्या करता है बताओ? सचिन ने ए बोला है, बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो। अरे वाह, कोमल इंदौरकर भी आए हैं, माय फेवरेट स्टूडेंट। ठीक है, कोमल इंदौरकर ये मेरे बहुत ही करीबी दोस्त है। ही ऑल्सो टीचर्स इन DPS,
दिल्ली पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा, ठीक है। हाँ, तो आंसर इज ए, सही है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है ना। तो ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ठीक है। तो ये ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखो, इन मैन कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ, ठीक है। ह्यूमन में, मैन बोले तो मैन ही नहीं होगा ना, वो मेन ह्यूमन, तो ह्यूमन में हम देखते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसका सिक्रीशन, स्टमक का सिक्रीशन, ब्रूनर्स ग्लैंड, गॉल ब्लैडर या सलाइवरी ग्लैंड, बताइए। इन मैन कोलेसिस्टोकाइनिन सीक्रेट स्टिमुलेशन ऑफ विच ग्लैंड, ए सब लोग ए बोल रहे हैं। स्टमक का सिक्रीशन तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रीन हार्मोन करता है ना भाई। जितने लोग भी अभी ए बोल रहे हैं, स्टमक का सिक्रीशन गैस्ट्रीन करता है, याद रखो। तो स्टमक तो नहीं होगा आंसर, पहला आंसर काट दो। तो अब क्या बचता है, ब्रूनर्स, गॉल ब्लैडर या सलाइवरी ग्लैंड, बताओ आंसर क्या होगा। व्हाट विल बी द आंसर, सी होगा आंसर, वेरी गुड। गौतमी ने दिया है आंसर सी। तो कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है, गॉल ब्लैडर का सिक्रीशन, बाइल को रिलीज करवाता है, बाइल रिलीज करवाता है भाई ये, ठीक है। एक्शन ऑफ पेप्टाइड हार्मोन ऑन टारगेट सेल इज मीडिएटेड बाय, पेप्टाइड हार्मोन का एक्शन टारगेट सेल में कैसे होता है। ये एक टारगेट का सेल है, ठीक है। यहाँ पे कोई पेप्टाइड हार्मोन आया, पेप्टाइड, तो इसका एक्शन कैसे होगा, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से होगा, साइक्लिक एएमपी से होगा, एपिनेफ्रिन से होगा या एटीपी से होगा। ऐसा एक साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर है, इससे होगा, ठीक है। इसके अंदर कुछ सेकेंडरी मैसेंजर होंगे जैसे कि IP3 कैल्शियम आयन, या फिर 2 मिनट, IP3 कैल्शियम आयन, या फिर और क्या होगा, साइक्लिक एएमपी। तो ऐसे सेकेंडरी मैसेंजर होगा। एपिनेफ्रिन करके कोई हार्मोन होगा, एपिनेफ्रिन, या कोई हम बोलते हैं एटीपी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो एक्शन किससे होगा, A1, B2, ठीक है, C या D, किससे होगा एक्शन, बताओ। सब लोग सी बोल रहे हैं, ज़्यादातर लोग तो सी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए भी बोल रहे हैं, सी बी, अब बी आ रहे हैं, अब कुछ लोग बी बोल रहे हैं, ठीक है। बी और सी के बीच में कंफ्यूजन है। तो इसका आंसर है बेसिकली साइक्लिक एएमपी, सेकेंडरी मैसेंजर। देखो एक्शन कैसे शो होता है, वैसे तो रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा पहले, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, लेकिन एक्शन कैसे जनरेट होगा भाई, जब तक आपके सेकेंडरी मैसेंजर नहीं होंगे तब तक ये फिजियोलॉजिकल एक्शन को ये नहीं करेगा ना, फिजियोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करेगा जो भी इसको शो करना है। तो फिजियोलॉजिकल एक्शन शो करने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, सेकेंडरी मैसेंजर का होना जरूरी है। विदाउट सेकेंडरी मैसेंजर ये प्रोसेस नहीं हो सकती। तो आपका आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। जिन लोगों ने भी बी आंसर दिया है बहुत बढ़िया, रोशन, गौतमी, ठीक है, श्रुतिका, मनोज, ओंकार, ठीक है। श्रुति का आंसर ए नहीं है, आंसर बी है, बी इज साइक्लिक एएमपी, वेरी गुड। हाँ, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंसेप्ट बिल्ड करने पे ध्यान दो, क्योंकि आप जो भी आप डाउट्स मतलब आप लोगों को आ रहे हैं वो वीडियोस देखो चैनल पे, तभी आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अदरवाइज अगर आधा ज्ञान लेके जाओगे तो क्वेश्चन गलत करके आओगे, ठीक है। तो पहले तो अपने कंसेप्ट फोकस करो, कंसेप्ट पे पूरा ये करो, मास्टरी करो कि सारे कंसेप्ट आपको क्लियरली आ रहे हो। फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करो MCQ, और फिर आप पेपर देने जाओ, आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे, है ना। सिर्फ MCQ सॉल्व करने से नहीं होता है, तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए पहले नॉलेज फुलफिल होना चाहिए अपना। तो पहला आपका मोटो होना चाहिए कि नॉलेज को कंप्लीट करो। देखो, स्टेरॉइड हार्मोन रेगुलेट्स जीन एक्टिविटी, स्टेरॉइड हार्मोन जो है रेगुलेट करता है जीन एक्टिविटी थ्रू। तो स्टेरॉइड हार्मोन क्या करता है, हमारा जो स्टेरॉइड हार्मोन होता है वो हम बोलते हैं लिपिड सॉल्युबल होता है। तो वो लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सीधा जीन तक पहुंच जाता है, DNA तक। तो जीन की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, वो चालू या बंद कर सकता है, जीन की एक्टिविटी को ऑन या ऑफ कर सकता है। तो ये कैसे करेगा, ये ऑन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन से करेगा, बाइंडिंग विद DNA साइट, रिमूविंग द रिसेप्टर मॉलिक्यूल, या फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। कैसे करेगा ये, ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है ये, ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर क्या होता है, ए होता है, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है, तो इसका आंसर ए होता है, ए है। नेक्स्ट, बहुत अच्छे जिन लोगों ने आंसर दिया है, ए है।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर अटैच्ड ऑन द स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन से हार्मोन है जो कि स्पेसिफिक रिसेप्टर पे अटैच होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर पे अटैच होने वाले हार्मोन कौन से है? ये जो हार्मोन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर से अटैच हो रहे हार्मोन, ये कौन से हार्मोन है बताओ? विच ऑफ द हार्मोन जो अटैच होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर से? ए बोल रहे हैं सब लोग, ग्लूकागॉन ही है, ऑक्सीटोसिन एपिनेफ्रिन नहीं है। सिर्फ ग्लूकागॉन है क्या? पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन इकलौता ग्लूकागॉन ही है क्या? ऑक्सीटोसिन और बाकी हार्मोन नहीं है, ऐसा बोल रहे हो आप? तीनों के तीनों हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन है, तीनों प्रोटीन हार्मोन है, तीनों लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे, मतलब तीनों के तीनों किस में बाइंड होंगे? तीनों बाइंड होंगे आपके इसके स्ट्रक्चर को, रिसेप्टर को। तो ऑल ऑफ दीज आएगा ना आंसर। जितने भी बच्चों ने ए आंसर दिया है, आंसर देखो क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज आएगा। सही है? गलत बोल रहा हूं मैं? श्रुति का आंसर डी आएगा, डी। सारे के सारे हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन है, ऑल आर पेप्टाइड हार्मोन। हाँ रोशन, वेरी गुड। तो सारे के सारे हार्मोन पेप्टाइड है, ये भी पेप्टाइड है, पेप्टाइड है, पेप्टाइड है, ऑल दीज आर पेप्टाइड। और पेप्टाइड हार्मोन कैनॉट क्रॉस द लिपिड बाइलेयर, सो इट बाइंड्स विद द रिसेप्टर। ये बाइंड करता है रिसेप्टर से, ठीक है? समझ आया? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोसिक्रीशन ऑफ एसीटीएच लीड्स टू। एसीटीएच का हाइपोसिक्रीशन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एसीटीएच का हाइपोसिक्रीशन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बताइए? हाइपोसिक्रीशन ऑफ एसीटीएच लीड्स टू, एसीटीएच का हाइपोसिक्रीशन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जल्दी। हाँ, तो ये डी बोल रहे हैं बहुत लोग, डी डी डी। हाइपोसिक्रीशन कौन सा डिजीज है? डी नहीं है रे बाबा, कैसा पढ़ते तुम लोग? पढ़ते नहीं क्या घर पे? पढ़ाई तो करो थोड़ी। एडिसन्स डिसीज, इसको याद कैसे रखना है देखो। एसीटीएच क्या बनाता है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, याद करो। ये एसीटीएच किस पे आके एक्ट करता है? एड्रिनल पे। एड्रिनल बनाता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अगर ये एसीटीएच की कमी हो जाती है, कमी, एसीटीएच लो हो जाता है, मतलब ये हार्मोन कम होंगे, ये दोनों हार्मोन क्या होंगे? ये भी डाउन होंगे, ठीक है? तो अब ये दोनों हार्मोन कम सिक्रीट होंगे, तो एक डिसीज होता है एडिसन्स डिसीज। एडिसन्स डिजीज, ठीक है? और ज्यादा होंगे तो क्या होगा? एसीटीएच अगर ज्यादा होगा तो ये डिसीज कॉज करता है हाइपर सिक्रीशन से, होता है कशिंग्स डिसीज। अब इसको याद कैसे रखोगे? बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं। देखो, ए पहले आता है और सी बाद में आता है। एडिसन्स का ए, एडिसन्स का ए और कशिंग्स का सी, ठीक है? हाइपो पहले आता है, पहले कम होगा फिर ज्यादा होगा, ऐसा बोलेंगे ना? तो कम और ये ज्यादा, ठीक है? तो हाइपो के वजह से ए एडिसन्स और हाइपर के वजह से कशिंग्स ज्यादा, ठीक है? समझ में आया क्या? हाइपो सिक्रीशन बोला तो एडिसन्स, हाइपर सिक्रीशन बोला तो कशिंग्स, ठीक है? ए पहले आता है, सी बाद में आता है, हाइपो पहले आता है, हाइपर बाद में आता है, कम पहले आता है, ज़्यादा बाद में आता है। समझ में आया सबको? याद रखना, ये ऐसे ट्रिक्स टेक्निक्स आपको एकदम इजी वे में बता रहा हूँ मैं कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि हाइपो सिक्रीशन से एडिसन्स होता है और हाइपर सिक्रीशन से कशिंग्स होता है। कभी भी भूलोगे नहीं आप, ठीक है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हाइपर सिक्रीशन, ये आगे बोला है एडीएच का बोला है यहाँ पे, एसीटीएच नहीं। एडीएच का अगर हाइपर सिक्रीशन होता है तो क्या होता है? पॉलीडिप्सिया होता है, रिटेंशन ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड, या एंटी डायूरेसिस। क्या होता है? बोथ ए एंड बी बोला है। क्या होता है? वाटर का बॉडी में रिटेंशन होता है, एंटी डायूरेसिस होता है, या ए बी दोनों होता है, या पॉलीडिप्सिया होता है? जल्दी जल्दी,
क्या होगा? डी बोल रहे, डी अनिकेत। पॉलीडिप्सिया यानी बहुत प्यास लगती है। प्यास तब लगती है जब पानी कमी होती है बॉडी में, और पानी की कमी तब होगी जब बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी लॉस हो रहा होगा, और बॉडी से पानी बहुत ज़्यादा तब लॉस होगा जब एडीएच कम होगा। ध्यान देना, अगर एडीएच कम है, देखो अगर एडीएच कम है तो पानी स्टोर नहीं करेगी बॉडी, पानी लॉस करेगी, H2O का लॉस होगा। H2O का क्या होगा? लॉस। इसका मतलब हमको प्यास लगेगी, पॉलीडिप्सिया होगा। ठीक है, इसका मतलब हमको प्यास लगेगी, पॉलीडिप्सिया होगा। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन तो नहीं होगा ना। पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा? बोला है हाइपर सिक्रीशन। भाई एडीएच बहुत है, जरूरत से ज़्यादा है एडीएच, ज़रूरत से ज़्यादा है, तो पॉलीडिप्सिया तो नहीं होगा, क्योंकि पानी लॉस नहीं होगा, पानी बचेगा ही बचेगा बॉडी में। बचेगा मतलब क्या होगा? रिटेंशन ऑफ वाटर इन द बॉडी फ्लूइड, ये सही है। बॉडी फ्लूइड में पानी का रिटेंशन होगा, और इसी को एंटी डायूरेसिस बोलते हैं। एंटी डायूरेसिस मतलब यूरिन का फॉर्मेशन कम होगा, यूरिन आउटपुट क्या होगा? यूरिन आउटपुट लो होगा। यूरिन आउटपुट क्या होगा? लो होगा। तो ये दोनों ही आंसर सही है, ये बी और सी होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? बी और सी, बी एंड सी होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। तो ये आपका आंसर डी हो जाता है, बी एंड सी। ठीक है, दोनों ही सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। ठीक है, समझ आया? बी और सी दोनों सही है। हाँ, नेक्स्ट। ठीक है, बी भी सही है और सी भी सही है। एंटी डायूरेसिस क्यों? कि जो यूरिन फॉर्मेशन है वो कम हो जाता है। डायूरेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, बहुत ज़्यादा यूरिन का फॉर्मेशन। एंटी डायूरेसिस का मतलब होता है लेस फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, हाँ, बी सी, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन इन अडल्ट एज कॉजेस। ठीक है, थायरॉक्सिन का डेफिशिएंसी जो है अडल्ट एज में क्या कॉज करता है? अडल्ट एज में अगर थायरॉक्सिन का डेफिशिएंसी होता है तो क्या होता है? देखो, थायरॉक्सिन में हमने 3-4 तरीके के डिसऑर्डर पढ़े। हाइपर सिक्रीशन पढ़ा है, हाइपर और हाइपो। हाइपो में 2 टाइप के डिजीज पढ़े हमने, क्रिटिनिज्म पढ़ा है और एक पढ़ा है मिक्सोडेमा। मिक्सोडेमा हाइपर में हमने पढ़ा है ये वाला, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। गॉइटर जिसी को ग्रेव डिसीज भी बोलते हैं। देखो, तो हमने एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर बोला है हाइपर में, हमने यहाँ पे पूछा है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब हाइपो, तो हाइपो वाले पूछा है। अब इसमें पूछा है कि अडल्ट एज में कौन सा होता है। क्रिटिनिज्म किसमें होता है? बच्चों में, चाइल्ड में होता है, चिल्ड्रंस, और ये अडल्ट में होता है। ठीक है, अडल्ट में। तो आपका आंसर क्या होगा? मिक्सोडेमा। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी बी दिया है एकदम करेक्ट दिया है। हाँ, वेरी गुड, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, मिक्सोडेमा, ये आंसर करेक्ट है। इसके नीचे वाला बताओ। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर इज ऑल्सो नोन एज। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर को और क्या नाम से जानते हैं? अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, ग्रेव्स डिसीज, गर्ल्स डिजीज, एडिसन्स डिजीज, हाशिमोटोस गॉइटर। क्या बोलते हैं? गर्ल्स डिसीज बोलते हैं कि आप भी तो बताया था मैंने, 10-20 सेकंड पहले की बात होगी। क्या बताया था? ए बताया था, ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज होता है, ग्रेव्स। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर को ग्रेव्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर जो है वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये वाला सेशन जो है एमसीक्यू का, ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। हमने सारे के सारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे एमसीक्यू डिस्कस किए। ये जो एमसीक्यू थे ये 2 पार्ट्स में हमने डिस्कस किए। पहले एक पार्ट में, एक और पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, वो पार्ट भी आप लोग देख लो। और उसके बाद अब ये जो नया ये पार्ट हमने आज बनाया है ये भी अपलोड हो जाएगा अभी तुरंत बाद। तो ये भी है जो है, ये भी आप देख सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। तो जितने भी आपके क्लासमेट्स है या क्लास के ग्रुप्स है वगैरह वगैरह, तो उनमें प्लीज़ ये वीडियो शेयर करो भाई। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप नॉलेज को स्प्रेड करो। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है, और खुद के पास रखने से कम हो जाता है। तो जितना आप बढ़ाओगे ज्ञान को, उतना ही आप में भी ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आप मेंटालिटी से चलो। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिले मेरे। ठीक है, तो ये तो मैंने रट के रखा है सब कुछ। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। ऐसे ही मेरे क्लासेस के साथ बने रहो। अगला क्लास कब होगा? बहुत जल्द होगा। कोमल इंदौरकर साहब
बहुत जल्द होगा अगला क्लास, ठीक है। तो हाँ, तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो, इम्पोर्टेंट बात यही है कि शेयर करो, ठीक है। आप लोगों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी क्या बोल सकते हैं, मेरे तरफ से बहुत सारी विशेष है आप लोगों को कि आप अच्छे से अच्छा पेपर सॉल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो, लाइफ में फोकस रहो और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनो, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए रहने देते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वी विल ट्राई सून नेक्स्ट क्लास, जल्द से जल्द लेने की कोशिश करेंगे, तब तक के लिए रहने देते हैं। तो खुश रहो, मिलते हैं अगले क्लास में। किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट क्लास का आंसर यही होगा कि जल्द से जल्द लेने की कोशिश करूँगा, कल या परसों। हाँ, हैप्पी ईद एवरीवन, सभी को ईद मुबारक, सभी को एकादशी भी मुबारक। आज एकादशी भी है, ईद भी है, तो सभी को मुबारक, ठीक है। सभी को उसकी हैप्पी विशेस। चलो, तो बाय बाय, खुश रहो।